Hi, my name is Priyanka and today I am going to teach you history class 9th and the topic is French Revolution. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। आज आज़ादी से रहना हमारे लिए आम बात हो गई है, मगर इस आज़ादी के पीछे का संघर्ष हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर के माध्यम से आइए हम कुछ तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई को बास्तिल की घटना से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि वहां आम जनता में ये अफवाह फैल गई थी कि सम्राट उन पर सेना से गोलियां चलवाने का आदेश दे रहा है। बास्तिल का किला उस समय सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक माना जाता था, इसलिए लोग उसे नापसंद किया करते थे। लगभग 7,000 मर्द और औरतों ने मिलकर एक सेना का गठन कर लिया, जो बास्तिल के किले की तरफ बढ़े, उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसकी जेल को तोड़ दिया। वहाँ पर उस समय यदि कैद किए गए थे, उन्हें भी छुड़ा लिया गया। बहुत भारी मात्रा में गोला बारूद इकट्ठे कर लिए गए और बास्तिल के किले को ध्वंस कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हुआ, आइए जानते हैं। 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र केवल 20 वर्ष थी। राज्यारोहण के समय राजकोष खाली पाया गया, क्योंकि बहुत समय से युद्ध चल रहे थे, जिसमें फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराया था, जिसकी वजह से फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई थी। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिव्रे, जो उस समय फ्रांस के मुद्रा को कहा जाता था, से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ चढ़ा हुआ था। सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बटा था। प्रथम स्टेट में वर्ग, द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील और किसान, छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर आदि आते थे। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी मिले हुए थे। वो था कि किसानों से सामंती कर को वसूल करना, किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए मजबूर थे। उस समय की शासन व्यवस्था में 2 तरह के कर होते थे, टाइद और टाइल। टाइद चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर होता था, जो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। दूसरा कर टाइल, जो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाला कर था। ये दोनों ही कर तृतीय स्टेट के ही लोग अदा करते थे। 1715 में फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी, जो 1779 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी। इसका परिणाम अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतम कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। इसका परिणाम ये हुआ कि अमीर गरीबी की जो खाई थी वो और चौड़ी होती गई। स्थितियाँ तब और बदतर होती गई जब सूखे और ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। ऐसी स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन पर भी खतरे पड़ने लगते हैं, उसे जीविका संकट कहते हैं।
इसी बीच 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह उभरा जिसे मध्य वर्ग कहते हैं। ये ऊनी और रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे। ये पढ़े लिखे थे। इन्होंने व्यापार के जरिए संपत्ति अर्जित की थी। ये तृतीय स्टेट के समृद्ध लोग थे। ये विशेषाधिकारों के विरोध में थे। इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। जॉन लॉक और जॉक रूसो जैसे फिलोसोफर ने अपनी बुक टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट में समानता स्वतंत्रता जैसे थॉट्स को प्रमोट किया है। इसी विचार को बढ़ाते हुए फ्रांस की जनता ने एक प्रस्ताव रखा। मोंटेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। अमेरिका ने 13 उपनिवेशों से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया और वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी थी। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत और फ्रांस के सामाजिक व्यवस्था में विशेषाधिकारों की समाप्ति कैसे हुई, आइए जानते हैं। विद्रोह की शुरुआत 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक से शुरू हुई। स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान होगा। यह डेमोक्रेसी के सिद्धांत पर आधारित था। द सोशल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इस सिद्धांत की प्रस्तुति है जो रूसो ने अपनी रचना में मेंशन की है। 20 जून को मिराबियो और आबे के नेतृत्व में तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि जो खुद को फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे, उन्होंने इस असेंबली को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ के साथ सम्राट की शक्तियों को कम करने वाले संविधान की मांग की। पुस्तकों और अखबारों के जरिए आम जनता में इसी विचारों का प्रसार होने लगा। पढ़े लिखे और जो पढ़ना लिखना नहीं भी जानते थे, उन तक भी ये बात पहुंचाई गई। लुई 16वां द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा और भड़क गया। उस समय फ्रांस में कड़ाके की ठंड की वजह से पाव रोटी की कीमत और बढ़ गई थी, जिसका फ़ायदा बेकरी मालिकों ने उठाया। जनता काफ़ी घंटे दुकानों पर लंबी लाइनों में बिताने की वजह से आक्रोश में आ गई और उन्होंने दुकान पर धावा बोल दिया। सम्राट की आज्ञा से सेना पेरिस में प्रवेश कर गई, जिससे जनता और विद्रोह में आ गई और बास्तिल के किले पर धावा बोल दिया। भंडार, लगान संबंधी दस्तावेज आदि को नष्ट कर दिया गया। लुई 16वां ने जन विद्रोह की वजह से नेशनल असेंबली को मंजूरी दी। सारी शर्तें मानते हुए 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था खत्म करके आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार 20 अरब लिवरे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। विशेषाधिकारों की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। धार्मिक कर भी समाप्त कर दिए गए और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि थी वो जब्त कर ली गई।